हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से लगे होंगे, है ना। तो एक काम करेंगे, जल्दी सभी लाइव आ जाओ, क्लास को क्या करते जाओ, शेयर करते जाओ, ठीक है। सब लोग लाइव आएंगे बहुत फास्ट और क्लास को शेयर करेंगे। आप सभी को पता है हमारा यहाँ पे रोज शाम को एसएससी, रोज नहीं मतलब अल्टरनेट डेज पे चलता है, ये सप्ताह में 3 दिन चलता है इसका। मैं रोज वही कहती हूँ, रोज, है ना। रोज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, सप्ताह में 3 दिन चलता है गाइस। एक चलता है ये मंडे, ठीक है, मंडे एम, एक चलता है वेडनेसडे और एक चलता है गाइस फ्राइडे। तो इस सप्ताह में 3 दिन चलता है, यानी आज मंडे है तो आज हम मंडे का एसएससी एमटीएस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कवर करेंगे, है ना। देखो आपके एग्जाम आते आते हमने यहाँ पे कई प्रैक्टिस सेट देख लिए और अभी जब तक 29 सितंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक हमारे कितने सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे। जिस भी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से करे होंगे सारे प्रैक्टिस सेट, सीरियसली उसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका होगा। तो गाइस देखो, ये क्लास शाम को 9 बजे होती है, इसका टाइमिंग याद रख लो, 9 PM होती है। एसएससी एमटीएस हवलदार की जीके जीएस में आपको पढ़ाती हूँ। आज हमारा सेट नंबर है 20, ठीक है। आज सेट है हमारा 20, तो आप लोग सभी करेंगे। शुरू करने से पहले हम बहुत ही प्यारा से एक मोटिवेशन देखते हैं, दैन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो। कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ियां जो आसमां पर घर बनाते हैं, है ना। वाह क्या बात है। एक और पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा है। चलो। कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ी जो आसमां पर घर बनाते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है ना। तो भाई मंजिलें भी ऐसे राही की, ऐसे कहते हैं ना स्ट्रगल करने वाले ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की या ऐसे बालक की जो तैयारी कर रहे हैं, राहें इंतजार करती हैं, मंजिलें इंतजार करती हैं। कोई तो आए बेटा, कोई तो हमें फतेह करे, है ना। कोई तो हमें फतेह करे, कोई तो हम पे क्या है अपनी जीत दर्ज करे। तो इसी तरीके से आप फतेह कर लो, अपनी जीत दर्ज कर लो। तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म को जो है हमारे जो सोशल अकाउंट्स उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, ओके। और आपको किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा जो है इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी किए। हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो देखते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातवाहन राजवंश, ओ सॉरी, ये ना मेरे बालों से टच होकर ना ये खिसक जाता है। मेरे को कभी गुस्सा आ गया ना, गजनी बन जाऊंगी, सही बता रहे हैं, गजनी बन जाऊंगी, गंजी वंजी होके ना गजनी वजनी बन जाओ ना, बाल रहेंगे ना टच होंगे। चलो, सातवाहन राजवंश, सातवाहन राजवंश 600 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी, है ना, तक इसका जो है कार्यकाल था। कि राजधानी क्या थी? तो गाइस सातवाहन राजवंश की कार्य जो है राजधानी क्या थी ये बताना आपको, ठीक है। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन का संस्थापक कौन था ये सभी को पता होगा, सिमुक। कौन था भाई? सिमुक था, है ना संस्थापक, ये तो पता ही होगा। लेकिन इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल पूछी जा रही है, राजधानी क्या थी? ओके, आंसर करेंगे। सातवाहन राजवंश की हमारी राजधानी क्या थी? तो जल्दी आंसर करेंगे। भाई क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो, ओके। एक छोटा सा कर्तव्य होता है आपका, क्लास को शेयर करते हो। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग है, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मेरी क्लास का आंसर क्या आ रहा है। तो भाई मेरी क्लास यहाँ पे कह रही है, ओके, चलो देखते हैं। तो हमारी क्लास का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? तो भाई हमारी क्लास यहाँ पे आंसर कर रही है ए, है ना। तो क्या होगा आंसर? प्रतिष्ठान। अब देखो इसको प्रतिष्ठान या इसको कह देंगे पैठन, पैठन या पोटनी, पोटनी, ठीक है, या प्रतिष्ठान, पैठन, पोटनी, ठीक है, एक प्रतिष्ठानपुर, ठीक है, प्रतिष्ठानपुर। तो गाइस ये एक ही बात है, ये सब पैठन, पोटनी, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानपुर, ये सब एक ही बात है। यानी हमें याद रखना है क्या, प्रतिष्ठान या पैठन किसकी कैपिटल है? सातवाहन राजवंश की कैपिटल है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 1917 में नील की खेती करने वालों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया? चलो भाई, है ना, एक भारतीय मूवमेंट या भारतीय आंदोलन शुरू किया गया। कब की बात हो रही है? 1917 में। किसके लिए? गए जो नील किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान। आजकल तो आपका आया नया उजाला 4 बूंदों वाला चल रहा है, लेकिन उस समय पे ये नील चलता था। आज भी बहुत से घरों में अभी भी नील यूज होता है ना। और नील की इतनी डिमांड थी, कहाँ पर?
इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इतनी डिमांड थी और भारतीयों की ऐसी तैसी कर रखी थी, भैया तुम नील पैदा करो, क्योंकि भारतवासियों को ये क्या एक दास की नज़र से देखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन में, और वहाँ पर आपको पता ही है नील से बहुत सारी काम ये करते थे, और जींस वगैरह बनाए जाते थे, नीले रंगाई के काम होते थे। चलो, तो गाइस 1917 में पहली बार याद रखेंगे नील की खेती करने वाले की समस्या पर ध्यान देने के लिए भारतीय आंदोलन शुरू किया गया। तो यह पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया, आंसर करेंगे। ठीक है, ओके चलो आंसर करेंगे। गाइस आज मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन नहीं है, ख़राब क्या हो गया है, बैटरी नहीं है उसमें बैटरी नहीं है फ़ोन में, तो मैं फ़ोन नहीं ला पाई, मुझे सामने आपके कमेंट देखने पड़ रहे हैं, है ना। तो आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आप लोग से, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। बस मैं ये देख रही हूँ सभी को गुड इवनिंग है, सभी है ना, काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास में, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो मेरी क्लास का आंसर यहाँ पे आ रहा है चंपारण सत्याग्रह। वेरी गुड, है ना, चंपारण सत्याग्रह होगा। ईयर हम बता ही चुके हैं, 1917 में होता है गाइस। देखो, चंपारण सत्याग्रह में नील किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कौन इनको बुलाते हैं, गांधी जी। सभी को पता है ये चारों आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व वाले हैं, चारों आंदोलन। ठीक है गाइस, 1916 का एक अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 का। गैस यहीं पर एक बैठक होती है, यहाँ पे गांधी जी होते हैं। तो गैस एक बिहार के व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, आप उनका नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, तो गैस वो आके इनको क्या करते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, कि आप आइए, बिहार में क्या है भाई, नील किसानों की बड़ी ही बुरी दुर्दशा हो रखी है, तो वहाँ पर आप कुछ कार्य करिए, जैसे आपने साउथ अफ्रीका में किया था, है ना। आपने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के प्रति जो नीति चलाई थी, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सारी मतलब कहते हैं ना, बहुत सारा उससे रिलैक्सेशन मिला, है ना, एक तरीके से बहुत सारी छूटें मिली। और जो दासों वाला वहाँ पे व्यवहार होता था, है ना, जो गोरे और काले के बीच जो अंतर करा जाता था, वो उस समय बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं शांति मिली। ठीक है, उससे छुटकारा मिला। तो ऐसा कुछ आप यहाँ भी करिए। ये नील किसान जो है, इनका शोषण हो रहा है कम से कम 100 साल से, तो आप कुछ तो करिए। तो गाइस गांधी जी आते हैं, आके गांधी जी देखो कौन व्यक्ति थे, तो राजकुमार शुक्ल, है ना, रामकुमार शुक्ल ना, रामकुमार होगा ना, रामकुमार शुक्ल जी आते हैं यहाँ पे, शुक्ल। ठीक है, ये क्या है, गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि गांधी जी आप चंपारण आइए। ठीक है, तो इन व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अच्छा नील के बारे में एक और चीज याद रख लो गाइस, इसमें नील की खेती में क्या होता था, इसको 3 कठिया प्रथा भी कहते थे। क्या, 3 कठिया प्रथा या 3 कठिया प्रणाली भी कहते थे। क्यों, क्योंकि गाइस देखो एक चीज थी, 1 बीघा, याद रखना 1 बीघा जो खेती होती है, 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठे। 1 बीघा बराबर 20 कट्ठे होता है। ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठे होता है। तो गाइस ये एक पद्धति थी, इसमें क्या होता था, नील किसानों को क्या है, 3/20 भाग पर, नील किसानों को गाइस 3/20 भाग पर नील की खेती करनी ही होती थी। यानी जो 20 कट्ठा है उसमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी, यानी 20 कट्ठा यानी 1 बीघा, 1 बीघे में से 3 कट्ठे पे इनको नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा भी कहा गया। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में इतना याद रख लो, इतने से आपका काम चल जाएगा, सफिशिएंट है। चलिए असहयोग आंदोलन की बात करते हैं गाइस। तो असहयोग आंदोलन सभी को पता है, इसको कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी का आंदोलन है असहयोग, है ना। इसको स्थगित कर दिया जाता है 1922 में, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर देते हैं। चौरी चौरा नाम की एक घटना होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर 22 से 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है पुलिस थाने में। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, मैंने हजारों बार पढ़ा है। तो गाइस उसी हिंसा से गांधी जी दुखी होकर क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को 2022 में स्थगित कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अहिंसा के प्रेमी थे, मतलब हिंसा नहीं चाहते थे, और उसमें बहुत हिंसा होती है। तो गाइस असहयोग आंदोलन, देखो 1 अगस्त को एक घटना होती है, तिलक, हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो गाइस तिलक जी की मृत्यु हो जाती है इसी 1 अगस्त को, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो याद रखना, जब ये 1 अगस्त 1920 को जब आंदोलन की घोषणा होती है, इसी दिन भारत में एक बड़ी ही दुखद, बड़ी शोक की घटना होती है तिलक जी की, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की हमारी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये एक दुख का भी टाइम था, लेकिन घोषणा हो चुकी थी आंदोलन की। तो याद रखना 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु होती है। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह का आपको याद रखना है गाइस। खेड़ा पहली बार तो याद रख लो कैसा है, कृषक।
कृषक आंदोलन है, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हमारा कैसा है गाइस, कृषक आंदोलन है। कब होता है, 1918 गुजरात के खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में जो है किसानों की दुर्दशा को संभालने के लिए ये होता है। किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूल किया जा रहा था, तो गाइस उस लगान को गांधी जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इसको सत्याग्रह करते हैं और गाइस लगान को क्या करवाते हैं, कम करवाते हैं, ठीक है। चलो, अहमदाबाद मिल हड़ताल। गाइस अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी याद रखना, इसको यहाँ पे तो मिल हड़ताल दे दिया तो आप समझ जाओगे मिल की बात हो रही है, यानी श्रमिक होंगे, यहाँ पे समझ जाओगे श्रमिक, मिल की बात हो रही है, श्रमिक होंगे या मजदूर, श्रमिक एंड मजदूर, है ना, नाम से पता चल जाएगा। लेकिन गाइस इस आंदोलन को अक्सर आपको देता है अहमदाबाद आंदोलन। क्या देता है, किस नाम से, अहमदाबाद आंदोलन। कब हुआ, कहाँ हुआ, तो किससे संबंधित है, तो ये श्रमिक यानी मजदूरों से संबंधित आंदोलन है। ये भी हमारा होता है 1918 में, ये भी 1918 में होता है। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात, ये भी गुजरात में होता है भैया, सिंपल है। अहमदाबाद शहर कहाँ है, गुजरात में है, तो इसे भी याद रखेंगे, मजदूरों की दुर्दशा से संबंधित है, ठीक है। प्लेग की बीमारी फैल जाती है, प्लेग की बीमारी की वजह से क्या है, अंग्रेज यहाँ पे फिर भी मजदूरों से जबरन काम करा रहे थे और बहुत ही उच्च टैक्स वगैरह वसूला जा रहा था उनसे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है क्या होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आंदोलन, ये ऐसे बेसिक से आंदोलन है जो आपके पूछे ही जाते हैं, क्या किया जाता है, पूछे ही जाते हैं। चलो, सभी को गुड इवनिंग है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लाइव आ जाएंगे, क्लास को शेयर करते जाएंगे, ठीक है। चलो, शेयर करना होता है आपका छोटा सा काम होता है, क्लास में आओ, क्लास को लाइक करो, शेयर करो और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं सब्सक्राइब करते जाएं। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जिसका कार्यकाल है 1296 से 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था। चलो भैया, कह रहे हैं कौन सा व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। अब अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल याद रख लो, कार्यकाल से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखिएगा, इस अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो गाइस अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कराया, जैसे शीरी का किला। किसका निर्माण कराया गाइस, शीरी का किला, शीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ठीक है। और किसका निर्माण कराया, और जल्दी बताओ, इसने कराया गाइस अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है, इसका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। और भैया अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में आपको पता होगा, पद्मावती, है ना, जो रानी पद्मावती है, कहते हैं उनके रूप को देखकर मोहित हो गया, उनके प्रेम में पगला गया, है ना। तो बहुत सारी ये कहावतें हैं, अनुश्रुतियाँ, ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक कथा है, ठीक है, उसमें जो है इसको दर्शाया गया है। इस कथा को कहा जाता है कि अनुश्रुतियाँ हैं, ये सच नहीं है, है ना। अब ये कितना सच है कितना नहीं हमें नहीं पता, हमें जो पढ़ने को मिलता है हम वही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम ये नहीं है कि हम फालतू किसी भी टॉपिक पर डिबेट करने लग जाएँ। हालांकि ये चीज़ें सच नहीं है, ठीक, ये सच नहीं है। चलिए, बस वही है, मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, ये एक कल्पना थी, एक कृति थी उनकी, उसी में इसको जो है लोग, बहुत सारे लोग अब इसको सच की संज्ञा देने लगे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी गाइस आपको पता ही है, बड़ा ही क्रूर शासक है ना, क्रूर शासक। चलो, तो देखते हैं कौन था गुलाम सेनापति, कौन था। तो मेरी क्लास यहाँ पे क्या आंसर कर रही है, मेरी क्लास का आंसर आ रहा है यहाँ पे A, B, C भी आ रहा है। चलो भाई, क्या होगा आंसर, तो याद रखेंगे मलिक काफूर, है ना, मलिक काफूर, भाई इसका नाम मत भूलना, इसका नाम कैसे भूल सकते हो, मलिक काफूर था, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, मलिक काफूर। तो ये बहुत अच्छे, मलिक काफूर कौन था ये आप मुझे बताओगे, मलिक काफूर जिसको कितनी 1000 दीनारों में खरीद कर लाया था ये, है ना, और क्या बोलते हैं, एकदम कोई अपनी बीवी को क्या प्यार करेगा उस तरीके से रखता था ये उसको, तो मलिक काफूर था, तो याद रखेंगे इसको। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। चलो भाई, अवसादी चट्टानों का कौन सा उदाहरण है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है, अवसादी चट्टानों की। देखो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं गाइस, ऐसे मान लो ये पर्वत हैं, ठीक है, अवसादी चट्टानें क्या होती है, मान लो ये कोई चट्टान है ना, ये क्या है, हमारी चट्टानें हैं, कुछ चट्टानें, पहाड़, पर्वत, ठीक है, तो गाइस ये पर्वत हैं। अब देखो ये क्या है, चट्टान का क्षरण हो रहा है, मतलब धूप पड़ रही है, यहाँ पे क्या है, सनलाइट पड़ रही है, इस चट्टान पे क्या पड़ रही है गाइस, ये सन है हमारा, तो इस चट्टान पे ये सनलाइट पड़ रही है। फिर क्या है गाइस, बादल, ये बादल है गाइस, इस पे वर्षा भी हो रही है चट्टान पर। फिर रात के समय ये चांद निकल रहा है, रात के समय क्या है, इस पे ठंड भी पड़ रही है, भाई रात है तो ठंड भी पड़ रही है। तो गाइस दिन की धूप, रात की ठंड, वर्षा,
फिर हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, इसके कारण क्या होगा गाइस, इस चट्टान का धीरे धीरे कटाव होगा, क्षरण होगा, टूटेगी फूटेगी। गाइस क्षरण हो के ये चट्टान क्या करेगी, यहाँ से टूट फूट के यहाँ तल में इकट्ठी होती जाएगी, ये तल में इकट्ठी होती गई। तो गाइस ये जो तल में इकट्ठी होने के एक चट्टान का और रूप ले लिया इसने, एक चट्टान और बन गई है ना, इधर ऐसे तल में इकट्ठी होती गई और एक नई चट्टान का इन्होंने रूप ले लिया। ठीक है, तो गाइस ये जो नई चट्टान का रूप लिया है ये अवसादी चट्टानें हमारी कहलाती हैं। ध्यान रखना, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, ये टूट फूट से बनी होती हैं। अवसादी मतलब इनकी परत पे परत चढ़ी रहती है ना, बहुत ठोस नहीं होती। और याद रखना इन्हीं अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, हमारे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इन्हीं पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, ये सब कहाँ से निकाला जाता है, ये यही शेल गैस हो गया, ये सब कहाँ से, अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जब ये ऐसे टूट फूट होती है ना, तो इनके अंदर बीच में, भाई सिंपल सी बात है, इनके बीच में बहुत सारे जीव जंतु मर के दब जाएंगे, ऊपर से आई सिल्लियाँ गिर गई, जीव जंतु दब के मर गए। ठीक है, इसी तरीके से पेड़ पौधे इनके बीच में, तो गाइस वो धीरे धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से गाइस क्या होता है, एक हमारे ईंधन का रूप ले लेते हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला वोयला, ये सब पेट्रोलियम वगैरह इसके रूप में वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं, ये याद रखना। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट में घुसा लेगी तुमको, तो इसका आंसर होगा, मेरी क्लास कह रही है बी, सी, डी सारे आ रहे थे, तो क्या होगा, सैंडस्टोन। ठीक है, आंसर होगा गाइस हमारा सैंडस्टोन। याद रखेंगे क्या है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, तो सैंडस्टोन है अवसादी का उदाहरण। बाकी देखो ग्रेनाइट आपका कैसा है गाइस, आपकी आग्नेय का, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, हमारा प्रायद्वीप भारत आग्नेय चट्टानों को बना है। जो आपकी लावा निर्मित चट्टानें हैं, ज्वालामुखी निर्मित चट्टानें हैं, उनको आग्नेय कहते हैं, है ना। आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक, ये भी हमारा जो प्रायद्वीप भारत है वो भी, ये भी हमारा आग्नेय चट्टानों का ही एक उदाहरण हो गया। मार्बल हमारा कैसा है गाइस, ये है हमारा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, यानी कायांतरित, इनको कहते हैं कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी इनको कहा जाता है, रूपांतरित या कायांतरित, ये इनका उदाहरण है। मार्बल हो गया, ठीक है, आपका संगमरमर, वही मार्बल, संगमरमर, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया, बलुआ पत्थर, ये सब हमारा किसका उदाहरण हो गया गाइस, हमारा हाँ कायांतरित चट्टानों का हो गया। कायांतरित का मतलब होता है छोटी छोटी बहुत सारी परतें हैं, कुल मिला के याद रख लो, आपका जो संगमरमर होता है इसी चट्टान का होता है। ठीक है, चलो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, किसने प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो भैया किसने ऐसा सुझाव दिया, ऐसा किसने कहा कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, और ये कैसे कहा, ऐसे नहीं कि कुछ भी दिमाग से उठा के दिया, प्राचीन ग्रंथ उठाए और उनको सामने रख के प्रत्यक्ष दिखाया कि देखो तुम इतने रूढ़िवादी बन रहे हो आज की डेट में कि विधवाएं विवाह नहीं कर सकती, विधवाओं को सती कर दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ कहते हैं विधवाओं को सती नहीं, सती शब्द का तो यूज ही नहीं हुआ, विधवाओं को क्या करो, उनका दोबारा विवाह कर दो। ठीक है, तो ये किसने कहा था, देखो आप सभी को पता है गाइस, विधवा पुनर्विवाह कब, 1856 में एक क्रूर सा शासक आता है लॉर्ड कैनिंग, है ना, कैनिंग के समय में गाइस विधवा पुनर्विवाह, ओके, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया जाता है, इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में गाइस, इसी के समय इस एक्ट को पारित किया जाता है। लेकिन किसके प्रयासों से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल सही है, जो सी कर रहे हैं, वेरी गुड है ना, मेरी क्लास कह रही है सी, बहुत बढ़िया है ना, तो सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे जब विधवा पुनर्विवाह एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में भी पढ़ना है गाइस। ये क्या करते हैं, ये 1829 में क्या करते हैं गाइस, सती प्रथा, है ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाते हैं, इन्हीं के प्रयासों से लगाया जाता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे इस समय कौन था गाइस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक इस समय कौन था गाइस, लॉर्ड विलियम बेंटिक था गाइस। इसके प्रयासों से क्या होता है, सती प्रथा पर बैन लगाया जाता है, उसको अंत किया जाता है। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय जब छोटे थे तो इनके भाई की मृत्यु हो जाती है और इनकी भाभी को क्या कर दिया, सती कर दिया था उन्हीं के साथ। तो उस घटना से इनका दिल इतना ज़्यादा
मतलब दहल जाता है, ये वहीं से ठान लेते हैं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने जीवन में सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को ख़त्म करने का, और ये लास्ट में सफल भी हो जाते हैं। इसीलिए एक एक प्रण आप भी ले लो कि हमें सिलेक्शन लेना है, जल्दी लेना है, इसी साल अगले साल, है ना, प्रण ले लो कि भाई लेना है तो लेना है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखेंगे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन से कोशिका केंद्रक में स्थित होते हैं। चलो भैया, कोशिका के केंद्रक में, जो सेल है उसके जो है न्यूक्लियस में या उसके केंद्रक में, इनमें से कौन स्थित होता है, ये मेरी क्लास आंसर करेगी। जल्दी आंसर करो, जब तक भाई हम पीते हैं पानी। और क्लास को जिसने भी लाइक नहीं क्या करोगे गाइस, लाइक करते जाओगे, ठीक है। जिसने भी लाइक नहीं किया बच्चा पार्टी लाइक कर दो, शेयर करते जाओ। चलिए, ओके, तो देखते हैं मेरी क्लास का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। तो भैया हमारी क्लास कह रही है यहाँ पे A B C D सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मेरी क्लास के A ज़्यादा आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ क्रोमोजोम और जीन याद रखेंगे, केंद्रक में स्थित होते हैं कोशिका के क्रोमोजोम्स, है ना, और क्या है, जीन। ये याद रखना, हमारे जीन्स और हमारे क्रोमोजोम्स। ओके, चलिए, क्रोमोजोम्स यानी हमारे गुणसूत्रों की बात हो रही है। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, सभी को पता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं गाइस, 46, है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन में, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, कई बार कराई भी है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का सही दायरा निम्न में से कौन सा है। तो ये सही दायरा पूछा है, बिलियन में कुछ दे रखा है, कुल मिला के कह रहा है कि कौन सा आंकड़ा है जो भारत की जनसंख्या का 2011 के अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्व करता है, दर्शाता है, ठीक है, कौन सा इसमें से आंकड़ा है। चलो भाई आंसर करेंगे, सभी को पता है। अगर हम देखें तो 121 है ना, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 अरब समथिंग जो है हमारी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, तो क्या होगा गाइस, 1.2 टू 1.3 बिलियन, ठीक है। 1.2 से 1.3 बिलियन जो है हमारी आबादी, यहाँ पे ये आंकड़ा हमारी 2011 की जनगणना को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, अच्छा, मैं जनगणना से एक क्वेश्चन याद आया है। देखो, भारत की जनगणना चाइना को पीछे छोड़कर आगे आ गई है, हालांकि ये हमारी अभी 2021 की जनगणना में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि 2021 की हमारी सेंसस नहीं आई है। आपको आंसर क्या करना है गाइस, अभी भारत की आबादी कितनी है करंट में कितनी है। हमें 11 की रिपोर्ट की नहीं पूछ रही हूँ मैंने पूछा करंट में कितनी आबादी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास के नीचे आंसर कर देना आराम से। होमवर्क है, अभी रहने दो, आराम से करना, ठीक है। क्योंकि चाइना को हमने पीछे छोड़ा है, तो भैया पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है ना, तब छोड़ा है, तो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र यानी हम कहें जो आपका टर्सरी सेक्टर है, डैश से संबंधित है। चलो भाई, मैंने कहा आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड हमारा जो है फोर्थ सेक्टर। मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक, चतुर्थ क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो बस प्राकृतिक क्षेत्र ये कह रहा है तृतीयक में। देखो, मैंने आपको बताया था निर्माण किस में आता है, हमारे सेकेंडरी में, द्वितीयक में आता है, ठीक है, द्वितीयक। कृषि और संबंधित क्षेत्र हमारे जो कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, खनन हो गया, मछली पालन, पशुपालन, समुद्री कृषि, ये सब किस में आता है, कृषि, है ना। तो कैसे हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, यानी हम कहते हैं कच्चा माल का आता है हमारा गाइस प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में हमारा क्या आता है, निर्माण, यानी इसमें आती हमारी फैक्ट्री जो भी हमारी फर्म है, उद्योग धंधे, ये सब हमारे किस में आते हैं गाइस, निर्माण क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण, है ना, इसको द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसमें निर्माण किया जाता है। मान लो हमने कच्चा माल यहाँ से उठाया, हमने चावल, और भैया चावल के हमने क्या बनाए, चावल के हमने बनाई मुरमुरे, है ना, मुरमुरे जो होते हैं जिसकी भेलपूरी बनती है, मुरमुरे कहाँ बने, फैक्ट्री में बने, सिंपल सी बात है। फिर उसको मार्केट में जब हमने बेचा तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जब उसको बेचा मतलब उसकी सेवाएं हम लोगों को दे रहे हैं, तो वो किस में आएगा गाइस, वो आएगा तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या आएगा, देखो जैसे हम बात करते हैं बिजली हमारा, बिजली
का जो है सेवा, अगर हम बिजली लोगों को प्रोवाइड करेंगे गाइस, तो वो आ जाएगी हमारा किसमें, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, लोगों को अगर हम बिजली पहुंचा रहे हैं तो वो सेवा क्षेत्र। मान लो अभी हमें क्या है, जैसे मीटर, मेरे आगरा में टोरेंट एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लाइट की कंपनी है, तो गाइस टोरेंट की लाइट आती है हमारे आगरा में, तो वो हमें क्या है, सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं बिजली की, तो वो किस में आ गया, सेवा आ रही है, तो तृतीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें बिजली पैदा की जा रही है नदी से, है ना, बिजली को नदी से पैदा किया जा रहा है, ये सभी को पता है, टरबाइन वगैरह, है ना, तो गाइस तब आ जाएगा ये द्वितीय क्षेत्र में। अगर किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो द्वितीय में आ जाएगा, है ना। कोयला मैंने आपको बताया, कोयला का खनन अगर हो रहा है तो कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। चीज़ों को पकड़ के देखना, बिजली का अगर उत्पादन हो रहा है तो द्वितीय क्षेत्र में है ना, याद रखेंगे। अगर हम कहें बिजली दी जा रही है तो वो सेवा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। कोयले का खनन हो रहा है तो किस में आ जाएगा, खनन मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ऐसे करके याद रखना है। परिवहन, ये याद रखो, परिवहन जैसे हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट है, हमारा कम्युनिकेशन यानी संचार, व्यवसाय यानी हमारा जो भी ट्रेड है, व्यापार है, सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवा, है ना, टेलीफोन सेवा, हमारी कॉल सेंटर सेवा, हमारी बस सेवा, रेलवे सेवा, हमारी फ्लाइट सेवा, है ना, बहुत सारी सेवाएं, ये सब हमारी किस में आएंगी, तृतीय क्षेत्र में आएंगी। किसमें, तृतीयक। अगर ये समझ में ना आया हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और पीछे एक बार जाएंगे, पीछे जाके फिर से दोबारा सुनेंगे। ठीक है, सुन लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को। और मैंने बताया था आपको एक फोर्थ, ठीक है, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है ये भी याद रखेंगे। चतुर्थ क्षेत्र में आता है गाइस बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, ज्ञान, ओके, बुद्धि, ज्ञान, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये सब इसमें आ जाता है। मतलब कुल मिला के जो भी ज्ञान से संबंधित काम है, बुद्धि संबंधित काम है, ये सब इसमें आते हैं। जैसे बैठे बैठे अभी भैया हमारे इसरो ने क्या किया, चंद्रयान 3 को पहुंचाया ऊपर, तो वहाँ पे दिमाग से काम कर रहे हैं लोग, खासकर हमारे साइंटिस्ट को किसी चीज़ को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन साइंटिस्ट क्या है, बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपको बुद्धि का यूज़ कर रही हूँ, तो ये बुद्धि, ज्ञान, ये सब किस में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC क्रिकेट विश्व कप उठाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है। चलो भैया, है ना, उठाने वाले मतलब ये कह रहा है ICC क्रिकेट विश्व कप, है ना, उठाने वाले ये कह रहा है प्रथम कप्तान कौन है। चलो आंसर करेंगे जल्दी से, चलो आंसर करेंगे। ओके, क्लास को थोड़ा सा ना लाइक और शेयर करते जाओ, क्लास को एक प्यारा सा लाइक करो, एक बहुत ही प्यारा सा शेयर करो, ये छोटा सा काम तुम लोग का है। तो मेरी क्लास क्या आंसर कर रही है, मेरी क्लास का आंसर आ रहा है यहाँ पर CDB, सारे आंसर तुम लोग कर रहे हो। चलो तो हमारा आंसर क्या होगा, इस कपिल देव, है ना, कपिल देव ने मारा छक्का, उड़ गई उनकी बीबी, बंदर मामा पहन पजामा देख रहे थे TV, कपिल देव ने मारा छक्का, उड़ गई उनकी बीबी। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये वाली छोटी छोटी सी पोएम पढ़े ही हम लोग, खुद हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो हम लोग गाया करते थे इस पोएम को। ठीक है, तो कपिल देव, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उठाने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ल्ड कप उठाने वाला। कुल मिला के गाइस ये वर्ल्ड कप जीतने की बात हो रही है। अब आपको एक होमवर्क देते हैं यहाँ पे कि कपिल देव ने कब वर्ल्ड कप जीता था, ये आपको मुझे आंसर करना है, अभी मत करना, क्लास खत्म होने के बाद क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 10वां, निम्न में से कौन सा सत्रिया नृत्य रूप का उत्पत्ति की स्थिति है। चलो भैया, सत्रिया, है ना, कुल मिला के ये कह रहा है सत्रिया जो नृत्य है, उत्पत्ति की स्थिति। क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए जाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, किस राज्य का ये पूछा जा रहा है। आपको पता है गाइस, ये आपका क्लासिकल डांस की बात हो रही है, किसकी, शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य, है ना, शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। और शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं, क्लासिकल डांस 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से हैं गाइस, उत्तर प्रदेश का है कथक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम किसका है गाइस, तमिलनाडु का है। ओके, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, असम का हो गया सत्रिया। तो ऑप्शन हमारी क्लास कर रही है C, जो बिल्कुल सही है, मुझे पता है ये तो तुम गलत नहीं करोगे, हजारों बार कराए हैं। मणिपुर का मणिपुरी है, इसके नाम से ही है। एक है ओडिसी ओडिशा का ही है, इसके नाम से ही है। एक है कुचिपुड़ी आंध्रा का है, किसका है गाइस, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा का है। ओके, एक दो और बसते हैं किसके, केरल के गाइस 2 बसते हैं, कौन कौन से, एक है मोहिनी अट्टम और एक है गाइस कथकली
कथकली, है ना। तो ये याद रखना, ये 2 केरल के हैं। तो ये हमारे 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं। तो गाइस बराबर की गुफाएं कुल मिला के कह रहा है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में है, ये बौद्ध गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं कैसी हैं गाइस, ये बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफा मंदिर हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो गाइस कहाँ पर है, किस राज्य में है, बराबर, बराबर की पहाड़ियां, उनको काट कर इनको बनाया गया है। चलिए ओके, जल्दी से आंसर करें, किसने बनाया इनको, ये और बता दो किसने बनाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कराए हैं, किसने बनाया है। तो मेरी क्लास का यहाँ पे आंसर आ रहा है सी डी आ रहा है ज़्यादातर, बिहार में। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो डी कर रहे हैं वेरी गुड, सबका ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पे डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आज मैं तुम लोग का एक नाम इसलिए नहीं पढ़ रही बेटा कि मेरे से जो स्क्रीन है ना दूर रखी है, कंप्यूटर की स्क्रीन। फ़ोन मैंने बताया था, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं ले पाई, आपकी फ़ोन नहीं ला पाई। तो कंप्यूटर की स्क्रीन है दूर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट देख रही हूँ, है ना, नाम नहीं देख रही हूँ। सभी को गुड इवनिंग है, सभी का वेलकम है, कोई बात नहीं। एक दिन तुम्हारा शुभ शुभ नाम नहीं लिया है मैंने, है ना, कल से फिर तुम्हारा शुभ शुभ सा प्यारा प्यारा सा नाम लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करोगे, क्लास को एक प्यारा प्यारा, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। ये छोटे छोटे से काम आपको करने हैं। देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, मांडो। मांडो पर्व भारत के किस राज्य से संबंधित है। जल्दी आंसर करो। मांडो जो पर्व है, मांडो पर्व, या हम कह सकते हैं उत्सव या महोत्सव, है ना, या त्योहार, कुछ भी कह सकते हैं, किस राज्य से संबंधित है, ये मेरी क्लास आंसर करिए। चलो, और क्लास को शेयर भी करते जाओ, है ना। तो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे मांडो नृत्य गोवा। बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं, गोवा, बहुत बढ़िया। मांडो नृत्य हमारा गोवा से, कैसे याद रखना है हमें, कैसे याद रखना है गाइस, गोवा में क्या है, मांडवी नदी, है ना, मांडवी नदी यहीं पर है, तो आप याद रख लेंगे मांडवी नदी गोवा में है, बहुत अच्छे से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या याद रखना है गाइस, गोवा में एक बांध है, बांध कहूँ जलप्रपात, गोवा में एक जलप्रपात है, क्या नाम है, दूध सागर। क्या है भाई, दूध सागर जलप्रपात है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख लो। याद रखना, गो यानी गाय, गाय क्या देती है, दूध देती है, यानी गोवा में दूध सागर जलप्रपात है, ठीक है। इतना तो याद कर ही सकते हो। गोवा में नदी, मांडवी नदी बता चुके हैं, इसकी कैपिटल क्या है गाइस, पणजी है ना, पणजी इसकी कैपिटल है, ये भी आपको पता ही होगा। गोवा एकमात्र भारत का ऐसा शहर कैसे है, या एकमात्र ऐसा शहर नहीं, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, मतलब एक समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। यहाँ पर जो लॉ है, शादी विवाह सबका एक ही लॉ से होता है, ठीक है। तो एक समान यहाँ पे लॉ है सभी के लिए, सिविल संहिता, ठीक है, एक समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे शामिल है। चलो मतलब यहाँ पे गोवा में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर, ठीक है, एक ही जैसा कानून लागू होता है, चाहे किसी की भी विवाह शादी कुछ भी हो, एक ही कानून लागू होगा। चलो, बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला नृत्य पुरस्कार है। तो पहले तो याद रख लो, बेसी एक अवार्ड है जो किससे संबंधित है, इस नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री के द्वारा, किस देश के द्वारा इसको दिया जाता है, कौन आंसर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज हमारी दे रखी है, किसके द्वारा दिया जाता है, जल्दी बताओ। चलिए, तो मेरी क्लास का यहाँ पे आंसर आ रहा है सी, बी, डी, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलो भाई, ये क्या होगा, आंसर हमारा होगा अमेरिका, ठीक है। बेसी अवार्ड किसके द्वारा गए, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, और कि नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अमेरिका की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमारे क्या लिए गए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लिए गए हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है अमेरिका से ही ली गई है, ठीक है। हम बात करते गए अमेरिका से हमारी प्रस्तावना, क्या ली गई है, प्रस्तावना। अब ली गई का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हमने छीन लिया है, ली का मतलब भैया ये विचार हमने यहाँ से लिए गए हैं, इस देश से हमें अच्छा लगा कि जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं हमें अच्छे लगे, अमेरिका में मौलिक अधिकार अच्छे है भाई, हमने भी ग्रहण कर लिए। हमें लगा भैया इनकी न्यायपालिका बड़ी पावरफुल है, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, हमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, हमने उसको ले लिया, हम भी करेंगे इसको, है ना। हमें लगा कि भैया जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है,
एक इन्होंने पूरा का पूरा अपने संविधान का एक खाका दिखा रखा है, मतलब एक जो हम कह दें कि एक प्रेमल का मतलब होता है गाइस एक ट्रेलर, है ना, ट्रेलर इन्होंने ऐसा दिखाया उसमें कि पूरा संविधान समझ में आया। हमें बड़ा मजा आया, हमने इसको भी ले लिया, ठीक है, हमने कहा हम भी इसे करेंगे। अब भी करते हो ना, जैसे खासकर गर्ल्स में बड़ा ही कॉम्पिटिशन चलता है ये कि उस वाली लड़की ने वो वाला ड्रेस पहना है तो मुझे भी यही लेना है। तो गई मार्केट, भैया एक में नहीं मिला, दूसरी में नहीं मिला, तीसरी, सारी मार्केट छान मारी, लेकिन लेना वही ड्रेस है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमें अच्छा लग गया तो हमने उसको ग्रहण कर लिया उसके संविधान से। और अब डिक्टो नहीं, ठीक है, याद रखना, डिक्टो ग्रहण नहीं किया, हमने बहुत सारे चेंजेस के साथ ग्रहण किया। उनके यहाँ कुछ और था, हमने बहुत सारे चेंजेस किए तब हमने उसको ग्रहण किया। अमेरिका के वर्तमान में हम बात करेंगे, इस अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन वर्तमान में क्या है गाइस? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये आप सभी को पता होगा। अमेरिका में कुल कितने प्रांत या कुल कितने राज्य हैं? राज्य कह दें या प्रांत कह दें तो गाइस कितने हैं? 50 है ना, 50 प्रांत हैं। ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है एस बालाचंदर। एस बालाचंदर डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भैया क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं एस बालाचंदर साहब? चलो आंसर करो, ये क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? अब ये लात घूसे बजाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये इसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इसमें से है ना बजाने के लिए जो है वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए ये फेमस है? तो मेरी क्लास का आंसर बी, सी, सब कुछ सारा मिक्स कर देते। तो क्या है भाई? वीणा, है ना, वीणा बजाने, वीणा बजाने वाले, वीणा बजाने आजा। तो ये वीणा बजाने के लिए फेमस है। तो आप याद रखेंगे, देखो फिर से ये हमारी चोटी से खिसक गया है, इसीलिए हम कहते हैं ना रजनी, कभी कभी मैं क्या है छवि से गजनी होने वाली हूँ, है ना, गजनी, गंजी। मैं अपने बाल ही कटा लूँगी, गजनी बनने की सोच रही हूँ, बन जाऊँ, ये नहीं तो ये परेशान करता रहेगा तुमको। बोर्ड, चोटी टच हो जाती पीछे से, बोर्ड पूरा क्या है डांस करने लगता है, एकदम डिस्को डांस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है गाइस? पहली बार तो याद रखो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसका है? ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। और देखो इस उपन्यास को सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास, क्योंकि ये बड़े ही फेमस राइटर का उपन्यास है ना, बहुत फेमस राइटर का उपन्यास है। तो कौन है इसके राइटर? चलिए ओके, तो मेरी क्लास भाई शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ सभी, एक प्यारा प्यारा सा लाइक एंड बहुत ही प्यारा प्यारा सा शेयर करते जाएंगे, ठीक है। मेरी क्लास का आंसर आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जो अरुंधति रॉय कह रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन होगा डी, अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास की क्या है गाइस? लेखक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन के माध्यम से निम्न में से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? कुल मिला के कह रहा है गाइस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। कब होता है? ये होता है 1976 में होता है, 1976 में कह रहा है हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया। चलिए आंसर करेंगे। देखो हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, गैर मैं बता चुकी हूँ अमेरिका से लिए गए हैं, ये जोड़े नहीं गए, ये मूल संविधान में थे, ठीक है। कितने हैं तो याद रखना, ये 12 से 35 तक, 12 से 35 तक आर्टिकल में है। किस भाग में है तो हम बात करते हैं इस भाग 3 में, है ना, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, अब ये कह रहा है गाइस नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो भैया ऐसा भी हमें कुछ नहीं दिखता कि इनकी नियुक्ति जो है हमने 42वें संविधान संशोधन इसके द्वारा कुछ किया हो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ये चीज़ याद रखना। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं सभी को पता है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में है तो वैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 36 है ना, आर्टिकल 36 से 51 में है, ओके। ये याद रखें 36 से 51 भाग 4 में है, ओके। हमारे क्या जोड़े गए हैं गाइस? ऑप्शन हमारा डी होगा, बिल्कुल सही है। जो डी कर रहे हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं, रशिया से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। किस भाग में है तो भाग 4A, भाग 4A में है। किस आर्टिकल में है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आर्टिकल भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A में है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, यही जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने गए? 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10 थे, ठीक है। बाद में एक और जोड़ दिया गया, टोटल 11 हो गए। एक और कब जोड़ा गया तो इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये जोड़ा गया था गाइस हमारा किस संविधान संशोधन के तहत? ये 86 है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
2 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार था। क्या भाई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन थी। तो टोटल कितने हैं, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसको अब बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, भारत में सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील यानी वल्नरेबल है। संवेदनशील यानी ये बात हो रही है, वल्नरेबल यानी सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिव है, वे डैश हैं। तो चलो भैया, सामाजिक समूह ऐसा कौन सा है जो गरीबी के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव, अत्यधिक वल्नरेबल, है ना, मतलब बहुत भैया गरीबी के नज़दीक है। चलो कौन सा समूह है, आंसर करेंगे, ठीक है। तो कौन सा समूह है, जल्दी से मेरी क्लास का आंसर यहाँ पे आ रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और क्लास को एक प्यारा प्यारा सा लाइक यानी बहुत ही सा शेयर करते जाओ। चलो तो भाई कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति के परिवार और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यानी हमारी अनुसूचित जाति यानी SC और हमारी ST, है ना। ये सभी को पता है इस गरीबी के प्रति क्या है, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही वल्नरेबल हैं, आज भी बहुत पिछड़े हैं, खासकर हमारी ट्राइब्स जो हैं आज भी बहुत पिछड़े देखे जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुणों, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करता है। चलो भैया, ये कुल मिला के कही रहा है कि मिट्टी जो हमारी है, जो हमारी मिट्टी है ना, जो हमारी मिट्टी है गाइस, उसको कौन डिसाइड करता है कि ये मिट्टी है, उसका रंग हो गया, उसका गुण हो गया, उसकी पारगम्यता मतलब भैया मिट्टी के ऊपर आप पानी डालोगे, है ना, तो क्या है, पानी दूसरी साइड जाएगा कि नहीं, ठोस है कि नहीं, पारगम्यता मतलब वो ठोस है, सॉफ्ट है, उसमें रंध्र है या नहीं, ठीक है, पारगम्यता, और उसकी किस टाइप की सामग्री से बनी हुई है, कैसे गुण है, कैसे रासायनिक गुण, उसके किस टाइप के खनिज तत्व है उसमें, तो ये सब कौन डिसाइड करता है ना, किसके द्वारा ये सब निर्धारित होते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे पूछा गया, तो मेरी क्लास का आंसर बी, चलो सी। चलिए तो यहाँ पे जो ए कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो क्या है, जनक चट्टाने, है ना, जनक चट्टाने यानी फादर रॉक्स, जो फादर रॉक्स है, ठीक है, पेरेंट रॉक, पेरेंट, फादर नहीं सही होगा, पेरेंट सही शब्द है, क्योंकि जो हमारे गार्जियंस है ना भाई, माता पिता दोनों की ही तो हम संतान होते हैं, खाली ऐसा तो नहीं है पिता हमें जो है पैदा कर सकें या माता पैदा कर सकें, दोनों की संतान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे जनक चट्टान, यानी यहाँ पे पेरेंट रॉक्स की बात हो रही है भैया, सिंपल है, जैसी जनक चट्टान होगी वैसी ही उसकी बच्चा चट्टान होगी। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, याद करो, मैंने कराया था अवसादी चट्टानें, मैंने कराया था कि कुछ अवसादी चट्टानें होती हैं, टूट फूट के समय के साथ टूट फूट के नीचे इकट्ठी होती जाती हैं, ये इकट्ठी होती गई, और गाइस एक नई चट्टान का इन्होंने क्या है, रूप ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, ये पेरेंट का ही रूप है, जैसी ये चट्टान होगी वैसी ही ये चट्टान होगी, मतलब जो है जनक चट्टान, है ना, वही डिसाइड करती हैं कि हमारी आने वाली चट्टान कैसी होगी। अब समझ में आया, अवसादी चट्टानें, अब तो समझ, अरे मैडम अब तो मैडम जी समझ में आ गया, बिल्कुल, है ना, घुल गया कि कैसी होती हैं चट्टानें, है ना। चले, तो ये चीज़ आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब देखो इस ये अवसादी चट्टानों में ही होता है, अवसादी हो गई या हमारी हो गई कौन सी, कायांतरित, आग्नेय में नहीं होगा, आग्नेय में भैया ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी फटने से कभी किसी टाइप की चट्टान बनी, कभी किसी टाइप की, है ना, वो एक अलग मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सही है, तो गाइस सही पूछा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण से अधिक है। तो गाइस याद रखना, रोलिंग घर्षण की बात कर रहा है, स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ठीक है। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को ड्रैग कहा जाता है। तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। मेरी क्लास कह रही है यहाँ पर बी, डी। चलो भाई, तुम आज बड़े ही कन्फ्यूज आए हो, है ना, कुछ ही क्वेश्चन में तुम नहीं कन्फ्यूज हुए, आज कन्फ्यूज आए हो। चलो तो आंसर क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो भाई जो डी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। याद रखना, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को ड्रैग कहा जाता है, ठीक है। पहला गलत है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ठीक है, पहला गलत है। स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग पड़ी है ना, फिसलन, स्लाइडिंग फिसलन, ठीक है, तो लैंड स्लाइडिंग पड़ी है ना, तो ये रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग से अधिक होता है, नहीं, स्लाइडिंग घर्षण अधिक होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, स्लाइडिंग भैया कोई भी चीज़ एकदम से बहती चली जाती है बहुत स्पीड में, ठीक है, रोलिंग करके नहीं जाती जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, रमा चेचक से पीड़ित है। तो भैया एक रमा है, चेचक से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है, बीमारी पूछा है, डिसीज। तो भाई क्लास में कोई रमा तो है नहीं, है ना, कह दो कि मैडम जी हम कहाँ चेचक से पीड़ित हैं।
अच्छा हुआ उसने रानी नाम नहीं डाला, नहीं तो रानी का नाम आ जाता है रानी, चंदा का नाम आ जाता है चंदा, चंदा का भी नाम नहीं डाला है ना, तो अच्छा हुआ नहीं डाला है, ठीक है। तो रमा डाला है, रमा मेरी क्लास में कोई नहीं है। तो गाइस इस बीमारी क्या है, चेचक से पीड़ित है, ये किस प्रकार की बीमारी है? क्या ये कवक मतलब फंगल रोग है, फंगल डिसीज़ है? क्या ये हमारा जेनेटिक रोग है, वंशानुगत? क्या ये हमारा वायरस जो है वायरल डिसीज़ है, वायरस से होने वाला रोग है, वायरस, ठीक है? क्या ये हमारा बैक्टीरियल है, ठीक है? तो ये हमारा कैसा है, याद रखेंगे मेरी क्लास का आंसर क्या आ रहा है, बैक्टीरिया, विषाणु, ऑप्शन सी वायरल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा विषाणु जनित रोग, ठीक है। ऑप्शन सी होगा हमारा वायरल विषाणु जनित रोग है, हमारी वायरस से होने वाली डिसीज़ है वायरल डिसीज़, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए क्या, चेचक, चेचक आपने देखा होगा ना, चेचक वालों का फेस वगैरह पे जो निकल आते हैं छोटे छोटे फलक टाइप से हो जाते हैं, जब वो खत्म हो जाता है लेकिन अपने स्पॉट छोड़ जाता है, गड्ढे गड्ढे कर जाता है बहुतों के फेस में चेचक के, है ना, तो आपने देखा ही होगा। चलो हम कहते हैं ना कैसे चेचक जैसे दाग धब्बे हो रहे हैं इसके चेहरे पे। भारतीय संविधान में प्रदान किया गया कौन सा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मानव तस्करी, भैया मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। देखो यहाँ मानव तस्करी दे दिया, आपने पढ़ा होगा जबरन श्रम यानी बलात् श्रम, है ना, बलात् श्रम यानी बल के द्वारा करवाया गया कार्य। मान लो आपका मन नहीं है काम करने का, मैं अपने पावर से करवा रही हूँ, बेटा कर दे, नहीं डंडा खाएगा तू, है ना, पिटेगा, या कुछ भी बल के द्वारा मैं आपके कार्य करवा रही हूँ, ऊपर से मैं कुछ दे भी नहीं रही हूँ आपको, ऊपर से मैं आपको कोई श्रम भी नहीं दे रही हूँ, कोई पैसा नहीं दे रही हूँ, मतलब बेकार करा रही हूँ, कुल मिला के बेकार मतलब काम भी करा लो, कुछ दो भी मत बदले में, ठीक है। और मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, जो मनुष्य का व्यापार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, लड़कियों को किडनैप कर करके, छोटे बच्चों को किडनैप करके, आपको पता है ना, तो किस वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो किस आर्टिकल में कहा गया, तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा किस में है, आर्टिकल ये हो रही है, ये बात हो रही है इस आर्टिकल 23 की, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 और 24 में है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है, कारखानों में कार्य करना निषेध किया गया है, रोक लगाई गई, ये आपको पता ही है, ठीक है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में दे रखा है ये मानव तस्करी, बलात् श्रम, ये आर्टिकल 23 में है। 24 में गाइस चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, 24 में। समानता के अधिकार, समानता के अधिकार कई बार बताए हैं, आर्टिकल 14 से 18, है ना, समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है, स्वतंत्रता का, है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगस्त 2023 में दक्षिण भारतीय बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से मंजूरी मिली किसको? कुल मिला के कह रहा है भैया एक साउथ इंडियन बैंक है, उसके हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर करेंगे, चलो। और क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करती जाओ बच्चुआ। तो क्या होगा आंसर, ये बहुत ही क्या है, शेषाद्री, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस, है ना, विश्व मच्छर दिवस प्रति दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हम करंट में कर चुके थे, है ना, तो क्योंकि MTS की क्लास है, जो बच्चे पुराने हैं करंट में जो मेरी देखते हैं तो उनके लिए ईजी है। तो भैया वर्ल्ड मॉस्किटो डे सभी को पता है 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल वेरी गुड, है ना, तो इसे तो मुझे पता था तुम लोग गलत करोगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने आदिवासी गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोधा रास्ते योजना शुरू की? तो भैया बिरसा मुंडा जोधा रास्ते योजना शुरू की, है ना, किस राज्य ने शुरू की है? तो ये भी आप लोग आंसर करेंगे, चलो ओके, बिल्कुल यहाँ पे चलो, मेरी क्लास का आंसर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र ने शुरू की, याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा जोधा रास्ते योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है, बहुत अच्छे से याद रखना महाराष्ट्र, है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन आपको पता है इधर होता है सिंहभूम क्षेत्र साइड में, झारखंड, ओडिशा, आपका छत्तीसगढ़, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? चलो भैया ये भी करंट का क्वेश्चन था, करंट में भी हमने आपको कराया था, है ना, तो लेकिन फिर भी मैंने देखा यार करंट में जो कराती हो वो भी गलत कर देते हो। चलो आंसर करेंगे क्लास को, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, एक प्यारा प्यारा सा शेयर करेंगे, छोटा छोटा सा काम तुम लोग को देते हैं, ये करते जाया करो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सी करना है बिल्कुल अंतिम पंघाल, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, है ना। तो किसने भैया कौन पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली? तो अंतिम पंघाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ओके गाइस, तो क्लास तो हमारी हो गई बचुआ यहाँ पे एंड, बच्चा पार्टी। तो जिसने भी लाइक नहीं किया, एक प्यारा प्यारा सा लाइक करेंगे गाइस, शेयर करेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी क्लासेस के आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, है ना। ये छोटा छोटा सा काम आपको मैं दे के जाती हूँ। और गाइस PDF आपको मिल जाएगा सरकारी परीक्षा ऑफिशियल नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल है। और देखो आपके कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर भी आ रहा होगा ज्वाइन टेलीग्राम का ऑप्शन, है ना, तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो भाई आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये क्लास फिर से सुन लो, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन होती है सप्ताह में। आज हमने सेट नंबर 20 देखा है, ठीक है, 9 बजे होती है शाम को, ओके। और गाइस याद रखिएगा सुबह 7 बजे मॉर्निंग में डेली 7 AM मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ओके। चलो एंड करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ, देन हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कठिन राहों में भी आसान वो सफ़र बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती हैं प्रतीक्षा उस राही की, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमां पर घर बनाते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा सा हमारा मोटिवेशन था। तो गाइस इसी के साथ मैं छवि आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना, है ना, सब कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। गुड नाइट सभी को, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नीनी, जय हिंद, जय भारत।